बिलासपुर गांव में राजीव नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी मधु और दो बेटियों मोनी और सोनी के साथ रहता था। राजीव के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। कम उम्र में ही अनाथ हो चुका राजीव अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बचपन से ही अपने गांव में लकड़ियां काटने का काम किया करता था। सारे गांव में उसे राजीव लकड़हारा के नाम से जाना जाता था। सारा दिन काम करके जब वो शाम को थका हारा घर आता तो अपनी बच्चियों का खिलता हुआ चेहरा देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती। बाबा आ गए माँ? तभी मधु आती है और राजीव की मदद करती है लकड़ियां उतारने में। बाप रे, आज तो बड़ा वजन है इन लकड़ियों के गठरी में। हाँ, कल ही मुझे पन्नालाल सेठ ने कहा था कि उसे कुछ मोटी और बड़ी लकड़ियां चाहिए। शायद शहर भिजवानी है किसी फर्नीचर की दुकान में, और वो बोल रहा था कि इसके वो मुझे पूरे 2000 रुपए देगा। 2000? अरे वाह। तभी उसकी बड़ी बेटी उसके लिए पानी लेकर आती है। बाबा ये लो पानी, आप थक गए होंगे ना। मेरी लाडो अपने बाबा का कितना ध्यान रखती है। अच्छा मधु, अब तू जल्दी जाकर मेरे लिए कड़क चाय बना कर ले आ। आज सुबह से लगातार काम करके बहुत थकान हो गई है। और हाँ, 2 कप चढ़ा देना, सेठ जी भी आते ही होंगे। जी बस यूं गई और यूं आई। कुछ देर बाद सेठ जी उसके घर पहुंच जाते हैं। अरे राजीव, ले आया क्या लकड़ियां जैसे मैंने कही थी? बिल्कुल आपके मतलब की लकड़ियां लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बिल्कुल चोखा माल लग रहा है। पर ये लकड़ियों का गट्ठर तो बहुत भारी लग रहा है। तुमने इसे कैसे उठाया? सेठ जी, बचपन से यही करते आया हूँ, अब तो इसकी आदत हो गई है। हाँ हाँ, सही कहा। अच्छा, अब तुम इसे मेरे कारखाने तक भी पहुंचा देना, भले ही उसके 200 रुपए अलग से ले लेना। जैसा आपको ठीक लगे सेठ जी। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मधु उनके लिए 2 कप चाय लेकर आती है। राजीव, मुझे शहर से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये लकड़ियां सप्लाई करने का। अब तो मुझे ये लकड़ियां और चाहिए होंगी। ठीक है सेठ जी, मैं ला दूंगा। और हाँ, उसे सीधा मेरे कारखाने में ही ले आना। ठीक है सेठ जी। मधु बहू, चाय बहुत अच्छी थी। अरे राजीव, अब मेरा मुंह क्या देखता है? लकड़ियां उठा और चल मेरे साथ। जी जी, चलिए सेठ जी। चाय पीने के बाद राजीव लकड़ियां उठाकर सेठ जी के साथ चला जाता है और उनके कारखाने में रख देता है। ये ले राजीव, ये 2000 रुपए तेरी दिहाड़ी और ये 200 रुपए तेरी लकड़ियां कारखाने तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। राजीव खुशी खुशी घर चला जाता है और वो पैसे मधु को दे देता है। मधु, कल ही जाकर बच्चों के स्कूल की फीस भराना। बच्चों की फीस तो 1000 रुपए है जी, बाकी कुछ पैसे बचेंगे, उसमें से राशन ले आऊं? हाँ हाँ, ले आना। अगले ही दिन मधु स्कूल जाकर फीस भर आती है और बचे हुए कुछ पैसों से राशन ले आती है और कुछ पैसे जमा कर लेती है। हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना हम लोगों पर। माँ, अब तो हमारे पास पैसे भी आ गए हैं, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। बच्चों, पैसों की चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम दोनों बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब हम पर और ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगले दिन राजीव खुशी खुशी लकड़ियां काटने जंगल चला जाता है। आज इस बड़े से पेड़ के 3 बड़े बड़े टुकड़े काटता हूँ, इसके कम से कम 6000 तो मिल ही जाएंगे। राजीव सुबह से लेकर शाम होने तक उस पेड़ को काटता रहता है और फिर उसका गट्ठर बनाकर सेठ जी के कारखाने तक पहुंचा आता है। सेठ जी उसको 6000 रुपए और साथ में 500 रुपए इतनी सारी लकड़ियां कारखाने तक पहुंचाने के लिए देते हैं। इतने सारे पैसे पाकर राजीव और मधु बहुत ही खुश थे। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। राजीव मोटी मोटी लकड़ियां काटकर सेठ जी को देता और सेठ जी भी उसे अच्छा खासा मेहनताना देते। फिर एक सुबह जब राजीव नींद से जागता है तो उसका शरीर सुन्न पड़ा हुआ होता है और वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा था। मधु गांव वालों की मदद से उसे अस्पताल लेकर जाती है। माँ, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, ऊपर वाले पर भरोसा रख। लकवा मार जाने के कारण इनके शरीर के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है और जब तक इनका ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक ये खुद से बेड पर से हिल भी नहीं पाएंगे। ऑपरेशन? तो फिर जल्दी कीजिए ना साहब। इसके लिए पूरे 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 5 लाख? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मेरे पति ही हमारे घर में इकलौते कमाने वाले थे। अगर भर सकती हैं तो ठीक, नहीं तो इन्हें घर ले जाइए। बहुत सोच विचार करने के बाद मधु राजीव को घर ले आती है। अब क्या होगा मधु?
मैं तो इस बिस्तर से हिल भी नहीं सकता। अब घर खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की फीस कैसे भरेंगे? आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, अब जब तक कोई नया रास्ता नहीं निकल जाता हमें उन्हीं बचे हुए पैसों से घर खर्च चलाना होगा। और पैसे बचाने के लिए हमें कम से कम और सस्ते से सस्ता सामान ही खरीदना होगा। मोनी सोनी, तुम दोनों अपने बाबा का ध्यान रखना, मैं बाजार से सब्जियां लेकर आती हूँ। अच्छा माँ तुम चिंता मत करो, हम बाबा का अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद मधु बाजार जाकर सब्जियों के दाम पूछने लगी। भिंडी कैसे दीजिए? 40 रुपए किलो। ये राम, इतनी महंगी? ऐसे ही वो कुछ देर तक सब्जियों के दाम पूछकर आगे बढ़ती रही। तभी उसे बाजार के कोने में एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है जहाँ एक बूढ़ी औरत बैंगन बेच रही होती है। मधु उसके पास जाती है। बैंगन ले लो, सबसे सस्ते, सबसे अच्छे, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। क्या, सिर्फ 10 रुपए? हाँ बेटी, ये मेरी खेत के बैंगन हैं, सबसे सस्ते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हैं। अच्छा ठीक है, 1 किलो कर दो माँ जी। मधु वो बैंगन लेकर घर आती है। तभी उसकी बेटी मोनी उससे पूछती है, माँ तुम क्या लाई हो? बैंगन लाई हूँ बच्चों, आज तुम सबको बैंगन का भरता और टमाटर की चटनी बनाकर खिलाऊंगी। काश बैंगन के भरते के साथ पराठे और रायता भी मिल जाता। हाँ, और मीठे में गाजर का हलवा। अपनी चटोरी जीभ को लगाम लगाना सीखो और अब जो भी मिलेगा उसी में खाना सीखो। अभी मधु ये कही रही होती है कि उसी वक्त वहां एक थाली में बैंगन का भरता, टमाटर की चटनी, पराठे, रायता और गाजर का हलवा प्रकट हो जाता है। ये देख सभी हैरान होते हैं। अरे अचानक ये थाली कहाँ से आई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम 1 मिनट चुप रहो माँ। हे भगवान, काश मेरे पास एक सुंदर सी फ्रॉक आ जाए। उसके ये कहते ही वहां एक सुंदर सी फ्रॉक प्रकट हो जाती है। माँ, ये तो आप कोई जादुई बैंगन लाई हो। जब से ये हमारे घर में आए हैं तब से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। ना, मुझे भरोसा नहीं होता, ये कोई जादुई बैंगन नहीं है। मुझे तो तभी यकीन होगा जब मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। मधु के इतना कहते ही राजीव बिस्तर से उठ खड़ा होता है। मधु, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया, मैं तो सचमुच ठीक हो गया। मधु ये देखकर हैरान रह गई और वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई बैंगन। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई बैंगन। दोनों बच्चियों ने अपने बाबा को गले लगाया। राजीव और मधु की जिंदगी की सभी परेशानियों का अंत हो चुका था। इसके बाद तो वो सभी उस जादुई बैंगन से एक एक करके अपनी इच्छा अनुसार चीजें मांगने लगते हैं। हे जादुई बैंगन, मुझे इतने पैसे दे दो जिससे मैं अपने घर खर्च अच्छे से चला सकूं और साथ ही अपने गरीब साथियों की मदद कर सकूं। उसके इतना कहते ही उसके सामने ढेर से पैसे और सोने के गहने आ गए। हे जादुई बैंगन, मुझे सभी सुख सुविधाओं के साथ एक बड़ा सा घर चाहिए और उसके सामने एक गाड़ी भी चाहिए। देखते ही देखते उनका घर बहुत बड़ा और सुंदर बन जाता है, जिसमें जरूरत की हर चीज होती है और घर के बाहर गाड़ी भी आ जाती है। माँ, बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आ रही है। जब वो सभी बाहर जाकर देखते हैं तो उनके घर के आगे एक गाड़ी खड़ी होती है। वो सब बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद वो अंदर जाते हैं तो मोनी उनसे कहती है, अब मेरी बारी। हे जादुई बैंगन, मुझे सुंदर सी गुड़िया और ढेर सारी चॉकलेट्स चाहिए। इसके बाद वो सब चीजें उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। माँ, अब हम और क्या मांगे? बस बेटा, हमारे जरूरत की सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं। ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती। हाँ, अब इस बैंगन को अलमारी में रख देती हूँ। अब हम इसे सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। उस दिन के बाद से राजीव और मधु ने गरीबों की मदद करने के इरादे से ही उस बैंगन का इस्तेमाल किया। ये जादुई बैंगन राजीव और मधु के पास इसीलिए आया क्योंकि उनका मन एकदम साफ था और वो बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे।